शहर की चकाचौंध भरी सड़कों के बीच एक बड़ी सी कोठी थी, मेहरा विला। उस कोठी में रहती थी सावित्री मेहरा, एक करोड़पति विधवा महिला। सावित्री के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ियां, लेकिन नहीं था तो बस अपनापन। उसके पति की मौत को 5 साल हो चुके थे। उनकी मौत के बाद रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। अब उस विशाल कोठी में सिर्फ खामोशी रहती थी। और सावित्री, उस दिन सुबह सावित्री कुछ बेचैन थी। काफी समय बाद उसने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए उसने पहली बार अकेले बाहर जाने के लिए ऑटो लिया। ऑटो चलाने वाला लड़का करीब 25 साल का था। नाम था राहुल। राहुल का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी साफ झलकती थी। मैडम, कहाँ चलना है? राहुल ने विनम्रता से पूछा। बस शहर के बाहर वाले मंदिर तक, सावित्री ने धीमे से कहा। ऑटो चल पड़ा। रास्ते में सावित्री चुप थी, लेकिन राहुल ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। कुछ देर बाद राहुल बोला, मैडम, अगर बुरा न माने, आप बहुत परेशान लग रही है। सावित्री ने पहली बार किसी अजनबी से अपने बारे में कुछ सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। तुम अपना काम करो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी। मंदिर पहुंचकर सावित्री नीचे उतरी। वो अंदर चली गई। करीब 1 घंटे बाद वापस आई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई। राहुल तुरंत दौड़कर आया। मैडम, ध्यान से, उसने सावित्री को संभाला। उसके पैर में हल्की चोट आई थी। राहुल ने अपने रुमाल से उसका खून साफ किया, जो बड़ा बन गया। सावित्री ने पहली बार इतने करीब से किसी की सच्ची चिंता देखी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। राहुल, मैडम। घर में कौन कौन है? राहुल थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। मां है और एक छोटी बहन। पिताजी नहीं रहे। सावित्री चुप हो गई। उसे अपने अतीत की याद आ गई। दिल का रिश्ता बनने लगा। वापस जाते वक्त सावित्री ने कहा, आज के बाद तुम ही मुझे कहीं भी लेकर जाओगे। राहुल चौंक गया। मैडम, मैं तो बस एक ऑटो वाला हूं। इंसान हो, वही काफी है, सावित्री ने कहा। उस दिन के बाद राहुल रोज सावित्री के पास आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न दोस्ती, न मालिक नौकर, कुछ अलग ही। लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। एक दिन सावित्री ने राहुल से कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? राहुल ने बिना सोचे कहा, जान से भी ज्यादा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर जो मैं करने जा रही हूं, उसके बाद शायद पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझेगी। राहुल हैरान रह गया। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? सावित्री ने धीमे से कहा, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम करने जा रही हूं। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे देखकर सच में इंसानियत हिल जाती है। सावित्री की बात सुनकर राहुल जैसे पत्थर का हो गया। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। सावित्री ने गहरी सांस ली। मैं पूरी तरह होश में हूं, राहुल, और बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। राहुल का डर। राहुल पीछे हट गया। नहीं मैडम, ये गलत है। लोग क्या कहेंगे? मैं एक गरीब ऑटो वाला और आप करोड़पति। सावित्री मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। लोग तो तब भी बोले थे जब मेरे पति मरे थे, तब भी बोले थे जब मैं अकेली रह गई। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। सावित्री का अतीत। सावित्री ने पहली बार अपने दिल का दरवाजा खोला। तुम जानते हो राहुल, मेरे पति ने मरने से पहले क्या कहा था? राहुल चुप था। उन्होंने कहा था, सावित्री, इस पैसे का क्या फायदा अगर इससे किसी की जिंदगी ना बदले। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। तब से मैं सोच रही थी, किसे दूं ये सब?
कौन है जो सच में इसके लायक है? राहुल क्यों? और आपने मुझे क्यों चुना? राहुल ने धीरे से पूछा। सावित्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुमने मुझे इंसान समझा, पैसे की मशी नहीं। और उस दिन जब मैं गिरी थी, तुमने बिना सोचे मेरी मदद की। राहुल की मजबूरी, राहुल की आंखें भर आई। मैडम, मैं गरीब हूं, लेकिन लालची नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी मां और बहन ठीक से जी सकें। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैं वही तो चाहती हूं। अगले ही दिन सावित्री ने अपने वकील को बुलाया। पूरे घर में हलचल मच गई। नौकर चाकर, रिश्तेदार, सब हैरान थे। मैडम अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक ऑटो वाले के नाम कर रही है। ये खबर आग की तरह फैल गई। समाज का गंदा चेहरा। राहुल जब कोठी पहुंचा तो बाहर लोग खड़े थे। देखो देखो, यही है वो लड़का। पैसे के लिए बुजुर्ग औरत को फंसा लिया। शर्म नहीं आती? राहुल के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ा झटका तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, ये सब नाटक है। इस लड़के ने जादू टोना किया है मैडम पर। राहुल सन्न रह गया। सावित्री बाहर आई और जोर से बोली। बस। पूरी भीड़ शांत हो गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। जब मैं अकेली थी तब कोई नहीं आया, और आज जब मैं किसी की मदद करना चाहती हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। सावित्री ने सबके सामने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। राहुल सिर्फ एक ऑटो वाला नहीं है, वो उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे पति की जान बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी थी। राहुल हैरान रह गया। क्या? सावित्री बोली, तुम्हारे पिता मेरे पति के ड्राइवर थे। उस हादसे में उन्होंने अपनी जान देकर मेरे पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें कभी धन्यवाद भी नहीं कह पाई। आज मैं वही कर्ज चुकाना चाहती हूं। सावित्री की आवाज कांप रही थी। ये पैसा मेरा नहीं है, ये उस इंसानियत का है जो तुम्हारे पिता ने दिखाई थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग राहुल को गलत कह रहे थे, अब उनकी नजरें झुकी हुई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात राहुल के घर पर कुछ अजनबी लोग पहुंचे, और जो हुआ उसने पूरी कहानी को एक डरावना मोड़ दे दिया। उस रात राहुल अपने छोटे से घर में बैठा था। मां चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। लेकिन राहुल का मन बहुत बेचैन था। दिन भर जो कुछ हुआ था वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था। ठक ठक ठक। रात के करीब 11 बजे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर 3 आदमी खड़े थे। काले कपड़े, सख्त चेहरे और आंखों में गुस्सा। तू ही है राहुल? एक आदमी ने कड़क आवाज में पूछा। हां, लेकिन आप लोग कौन? राहुल थोड़ा घबरा गया। तभी दूसरे आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है ना तू? मां और बहन की चीख। राहुल की मां और बहन डर के मारे बाहर आ गई। क्या हुआ? कौन है ये लोग? एक आदमी ने जोर से कहा। अपने बेटे को समझा लो, वरना बहुत बुरा होगा। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? उस आदमी ने गुस्से में कहा, मैडम की प्रॉपर्टी, वो तुम्हारे नाम नहीं होगी, वो हमारी है, समझा? दूसरे आदमी ने कहा। राहुल समझ गया, ये वही लोग थे जो दिन में भीड़ में खड़े होकर उसे बदनाम कर रहे थे। अगर कल तक तूने मैडम से दूर रहने का फैसला नहीं किया तो तेरा पूरा परिवार सड़क पर होगा, या उससे भी बुरा। राहुल के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपनी मां और बहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आदमी चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। मां रोने लगी। बेटा, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस तू सुरक्षित चाहिए। बहन भी बोली, भैया
छोड़ दो ये सब, हमें डर लग रहा है। बिना नींद के राहुल पूरी रात जागता रहा। एक तरफ सावित्री का भरोसा, दूसरी तरफ उसका परिवार। सुबह का फैसला। सुबह होते ही राहुल सीधे सावित्री के घर पहुंचा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसने पूरी रात रोया हो। मैडम, राहुल ने धीमे से कहा, मैं ये सब नहीं कर सकता। सावित्री चौंक गई। क्या मतलब? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर सावित्री जैसे अंदर से टूट गई। तो तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस रास्ते पर नहीं चल सकता। राहुल मुड़कर चला गया, लेकिन असली तूफान अब आने वाला था। उसी दिन दोपहर में सावित्री के घर पर हमला हुआ। दरवाजे तोड़े गए, नौकरों को बांध दिया गया और सावित्री को किडनैप कर लिया गया। राहुल को खबर मिली। जब राहुल को यह पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब क्या करेगा राहुल? क्या वो डरकर बैठ जाएगा, या अपनी जान की परवाह किए बिना सावित्री को बचाने जाएगा? सावित्री के किडनैप होने की खबर सुनकर राहुल के अंदर जैसे आग लग गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया। राहुल का पहला कदम। राहुल सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, एक महिला को किडनैप किया गया है। मुझे पता है किसने किया है। इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सबूत है तुम्हारे पास? राहुल चुप हो गया। उसके पास सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं। देखो, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा। राहुल के अंदर गुस्सा भर गया। जब तक सबूत मिलेगा, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। राहुल समझ गया, अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। राहुल को अचानक याद आया, जब वो लोग उसके घर आए थे, उनमें से एक आदमी के हाथ पर एक खास टैटू था, सांप का निशान। राहुल को याद आया, उसने ऐसा टैटू पहले भी देखा था। एक बार जब वो ऑटो चला रहा था, कुछ लोग एक सुनसान गोदाम में उतर रहे थे। शायद वही लोग हैं। राहुल ने बिना सोचे उसी जगह जाने का फैसला किया। सुनसान गोदाम। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। हवा भी जैसे डर के मारे धीमी चल रही थी। राहुल धीरे धीरे उस गोदाम के पास पहुंचा। अंदर का मंजर, वो दीवार के पास छुपकर अंदर झांकने लगा। और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। सावित्री एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, और सामने वही आदमी खड़े थे, असली मास्टरमाइंड। तभी एक आदमी आगे आया, सूट पहने, महंगा चश्मा और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। राहुल उसे देखकर सन्न रह गया। ये तो सावित्री का देवर, पति का भाई था। सच का खुलासा। वो आदमी हंसते हुए बोला, भाभी जी, आपने सोचा था कि अपनी प्रॉपर्टी एक ऑटो वाले को दे देंगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ हमारा है और रहेगा भी हमारा। सावित्री ने गुस्से में कहा, तुम जैसे लालची इंसान को मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। देवर ने जोर से थप्पड़ मारा, तो फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल का गुस्सा। ये सब देखकर राहुल का खून खौल उठा। अब बस, बहुत हो गया। राहुल ने बिना सोचे अंदर घुसने का फैसला किया। उसे पता था वो अकेला है और सामने कई लोग हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, सावित्री को बचाना है। खतरनाक एंट्री। राहुल जोर से दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। छोड़ दो उन्हें। सब लोग चौंक गए। अरे, ये तो वही ऑटो वाला है, एक आदमी चिल्लाया। एक आदमी राहुल की तरफ दौड़ा। राहुल ने उसे जोर से धक्का दिया। दूसरा आया। राहुल ने उसे मुक्का मारा, लेकिन धीरे धीरे वो अकेला पड़ने लगा।
हालात बिगड़ते गए। चारों तरफ से लोग उसे मारने लगे। राहुल जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। सावित्री की चीख। राहुल! सावित्री जोर से चिल्लाई। भाग जाओ राहुल, अपनी जान बचाओ। लेकिन राहुल नहीं रुका। राहुल ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। सब लोग घबरा गए। पुलिस? कैसे आई पुलिस? राहुल ने लड़ाई शुरू करने से पहले चुपके से अपने फोन से लोकेशन और रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज दी थी। अपराधियों का अंत। पुलिस अंदर घुसी। सबको पकड़ लिया गया। देवर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी पकड़ा गया। राहुल जमीन पर पड़ा था, बेहोश। सावित्री की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राहुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, हालत गंभीर है। सावित्री की प्रार्थना। सावित्री भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। हे भगवान, इसे बचा लो। इसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और जो उन्होंने कहा उससे सावित्री की दुनिया हिल गई। अस्पताल के बाहर सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर की बात, जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सावित्री दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर साहब, राहुल ठीक है ना? डॉक्टर को, जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सावित्री दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर साहब, राहुल ठीक है ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हालत अभी भी बहुत गंभीर है। एक और बड़ा झटका। उसे बहुत खून बह चुका है और उसे तुरंत नेगेटिव ब्लड चाहिए। सावित्री घबरा गई। नेगेटिव? डॉक्टर ने सिर हिलाया। यह बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। अगर जल्दी इंतजाम नहीं हुआ तो। सावित्री तुरंत भागी। फोन पर फोन करने लगी। ब्लड बैंक, दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, सॉरी मैडम, अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद टूटने लगी। सावित्री जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी एक चमत्कार। अचानक सावित्री को कुछ याद आया। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। डॉक्टर हैरान, क्या? लेकिन आपकी उम्र। सावित्री ने बीच में ही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राहुल को बचा लीजिए। इंसानियत का सबसे बड़ा रूप। डॉक्टर मान गए। तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुआ। जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई। घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। हर सेकंड सावित्री के लिए एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब खतरे से बाहर है। सावित्री टूटकर रो पड़ी। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। धन्यवाद भगवान। कुछ घंटों बाद राहुल को होश आया। उसने आंखें खोली और सामने सावित्री को देखा। मैडम, राहुल ने धीमे से कहा, आप ठीक है ना? सावित्री रोते हुए हंस पड़ी। पागल लड़के, मुझे कुछ नहीं हुआ। सच सामने आया। डॉक्टर ने राहुल से कहा, तुम्हारी जान सावित्री जी की वजह से बची है। उन्होंने अपना खून दिया है तुम्हें। राहुल का दिल भर आया। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मेरे लिए इतना बड़ा, जिसने सबको रुला दिया। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? राहुल ने कांपती आवाज में कहा, आप मेरे लिए सिर्फ मैडम नहीं है, आप मेरी मां जैसी है। सावित्री ये सुनकर रो पड़ी। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। और तुम मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन एक आखिरी फैसला बाकी था। कुछ दिन बाद राहुल पूरी तरह ठीक हो गया।
अब सबकी नजर थी सावित्री के उस फैसले पर। क्या वो अब भी अपनी पूरी संपत्ति राहुल के नाम करेगी या सब कुछ बदल जाएगा? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राहुल और सावित्री दोनों एक नई शुरुआत के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब यह रिश्ता बदल चुका था। एक अनजान से भरोसे से मां बेटे के पवित्र रिश्ते में सबकी निगाहें एक फैसले पर। पूरा शहर एक ही बात कर रहा था। क्या सावित्री अब भी अपनी संपत्ति राहुल के नाम करेगी? रिश्तेदार, समाज, मीडिया सब इंतजार कर रहे थे। वो दिन आ गया। कोर्ट के बाहर भीड़ लगी थी। राहुल साधारण कपड़ों में खड़ा था और सावित्री अपने शांत चेहरे के साथ अंदर गई। जज के सामने सावित्री ने कहा, मैं अपनी पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहती। सब लोग हैरान रह गए, राहुल भी। सबसे बड़ा खुलासा। सावित्री आगे बोली, मैं अपनी आधी संपत्ति से एक ट्रस्ट बनाना चाहती हूं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और विधवा महिलाओं की मदद करेगा। इंसानियत की जीत। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर सावित्री ने राहुल की तरफ देखा। और बाकी आधी संपत्ति राहुल के नाम होगी। राहुल तुरंत खड़ा हुआ। नहीं मैडम, मुझे इतना सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं आपकी इस ट्रस्ट में काम कर सकूं। मैं भी उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जैसे आप कर रही हैं। सावित्री की आंखों में गर्व। सावित्री मुस्कुराई, मुझे तुम पर गर्व है। सावित्री का देवर और उसके साथी जेल भेज दिए गए। उनकी सारी चालें खत्म हो गई। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद एक बड़े मैदान में एक नया स्कूल बना, मेहरा इंसानियत विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सबसे भावुक पल, उद्घाटन के दिन। राहुल मंच पर खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल की बात, मैं एक ऑटो वाला था, लेकिन आज मुझे जिंदगी का असली मतलब समझ आया। इंसान बनना। सावित्री की मुस्कान। भीड़ में खड़ी सावित्री की आंखें भी नम थी। लेकिन इस बार ये आंसू अकेलेपन के नहीं, खुशी के थे। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत बनाती है। और जब एक गरीब ऑटो वाला और एक करोड़पति विधवा दिल से जुड़ते हैं तो दुनिया की हर दीवार टूट जाती है।